पार्ट 6 राज्यों की संरचना, आर्टिकल्स 152-237। सोचिए, अगर संविधान में सिर्फ केंद्र की ही बात होती और राज्यों का कोई जिक्र न होता, तो क्या भारत सच में संघीय देश कहलाता? इसीलिए संविधान का पार्ट 6 राज्यों की संरचना बताता है। मतलब राज्यों के लिए भी अलग से पूरा फ्रेमवर्क है। हाँ, पार्ट 6 में आर्टिकल्स 152 से 237 तक राज्यों की व्यवस्था है। गवर्नर से लेकर हाई कोर्ट तक सब कुछ। सबसे पहले आर्टिकल 152 क्या कहता है? ये बताता है कि इस पार्ट में स्टेट शब्द का मतलब जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्यों से है। बाद में 2019 370 हटने के बाद अब सभी राज्य इस डेफिनेशन में आते हैं। तो गवर्नर का रोल क्या है? आर्टिकल 153 हर राज्य में एक गवर्नर होगा। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर में निहित होगी। आर्टिकल 155 गवर्नर की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा। आर्टिकल 156 गवर्नर का कार्यकाल 5 साल का होगा, लेकिन प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकता है। आर्टिकल 161 गवर्नर के पास पार्डन पावर होगी, मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता। केस एग्जाम्पल, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नर असली एग्जीक्यूटिव नहीं है, वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करेगा। राज्य की कार्यपालिका, आर्टिकल्स 163-167। आर्टिकल 163 गवर्नर के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसका नेतृत्व चीफ मिनिस्टर करेगा। आर्टिकल 164 सीएम को गवर्नर नियुक्त करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर के प्लेजर पर काम करती है। आर्टिकल 166 गवर्नर के नाम से कार्य किए जाते हैं। आर्टिकल 167 सीएम की जिम्मेदारियां बताई गई हैं। राज्य की विधायिका, आर्टिकल्स 168-212। अब लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल की बात करो। आर्टिकल 168 राज्यों में लेजिस्लेचर होगा। कुछ राज्यों में यूनिकैमरल, सिर्फ विधानसभा। कुछ में बाइकैमरल, विधानसभा प्लस विधान परिषद। आर्टिकल 170 असेंबली की स्ट्रेंथ तय करता है। आर्टिकल 171 विधान परिषद की कॉम्पोजिशन। आर्टिकल 174 गवर्नर सेशंस बुलाता है। आर्टिकल 200 गवर्नर के पास बिल को असेंट देने की पावर। केस एग्जाम्पल, केशवानंदा भारती 1973। लेजिस्लेचर की पावर्स अनलिमिटेड नहीं हैं, बेसिक स्ट्रक्चर तोड़ा नहीं जा सकता। राज्य की न्यायपालिका, आर्टिकल्स 214-237। हाई कोर्ट की व्यवस्था कहाँ दी गई है? आर्टिकल 214 हर राज्य में हाई कोर्ट होगी। आर्टिकल 217 हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन रखती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 227 हाई कोर्ट के पास सुपरिंटेंडेंस पावर है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पर। केस एग्जाम्पल, एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू पावर बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। समरी ऑफ पार्ट 6। गवर्नर 152-167 नॉमिनल है। स्टेट लेजिस्लेचर 168-212 विधानसभा परिषद। हाई कोर्ट 214-237 जुडिशरी फॉर स्टेट्स। आप सोचिए, अगर गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो क्या गवर्नर स्टेट के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है या सेंटर? पार्ट 6 हमें बताता है कि भारत एक यूनियन है, लेकिन स्टेट्स भी अपनी आइडेंटिटी के साथ एग्जिस्ट करते हैं। गवर्नर, लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट, ये तीनों मिलकर राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देते हैं।
अगले पार्ट में हम समझेंगे पार्ट 7-8 यूनियन टेरिटरीज और स्केड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को और खास बनाते हैं। सोचिए, अगर भारत सिर्फ राज्यों से ही बना होता तो? लेकिन नहीं, भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो न तो पूरी तरह राज्य हैं और न ही पूरी तरह केंद्र का हिस्सा। इन्हें कहते हैं यूनियन टेरिटोरीज पार्ट 7 और स्केड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज पार्ट 8। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें स्टेट से अलग क्यों रखा? क्योंकि इन इलाकों की भौगोलिक स्थिति, संस्कृति और प्रशासनिक जरूरतें राज्यों से अलग थीं। इसीलिए संविधान में इनके लिए अलग प्रोविजंस बनाए गए। पार्ट 7 यूनियन टेरिटोरीज आर्टिकल 239 से 242 तक। तो यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या सिस्टम है? आर्टिकल 239 यूनियन टेरिटोरीज का प्रशासन प्रेसिडेंट के हाथ में होगा। वह एक एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करता है। आर्टिकल 239 14th अमेंडमेंट 1962 पौंडीचेरी अब पुडुचेरी में लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई जा सकती है। आर्टिकल 239 69th अमेंडमेंट 1991 दिल्ली को मिला विशेष दर्जा। यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। लेकिन पुलिस, लॉ ऑर्डर और लैंड सेंटर के पास रहेगा। आर्टिकल 239 अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो प्रेसिडेंट यूटी में डायरेक्ट रूल लगा सकता है। आर्टिकल 240 प्रेसिडेंट को पावर है कि कुछ यूटीज के लिए रेगुलेशन बना सके। तो आज भारत में कितनी यूनियन टेरिटरीज है? आज 2025 तक कुल 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर अब यूटी। पार्ट 8 स्केड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज आर्टिकल्स 244, 244 371 371 जे भी रेलेवेंट। अब स्केड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज क्या है? भारत के कुछ क्षेत्र ट्राइबल पॉपुलेशन और उनकी परंपराओं की वजह से खास माने जाते हैं। संविधान ने इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए। आर्टिकल 244 एक 5th शेड्यूल लागू होता है ट्राइबल एरियाज मेनलैंड इंडिया जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आदि। आर्टिकल 244 2 6th शेड्यूल लागू होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के कुछ क्षेत्रों पर। आर्टिकल 244 असम में ऑटोनॉमस स्टेट बनाने का प्रावधान। 5th शेड्यूल एरियाज गवर्नर की जिम्मेदारी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और शेड्यूल्ड एरियाज की व्यवस्था। 6th शेड्यूल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जिनके पास लॉ मेकिंग पावर्स होती हैं जैसे लैंड, फॉरेस्ट, मैरिज, इनहेरिटेंस। क्या कोर्ट्स ने भी इन एरियाज पर कुछ कहा है? हाँ, समथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्राइबल लैंड सिर्फ TR1 BILS को ही दी जा सकती है, प्राइवेट कंपनीज को नहीं। कोर्ट्स ने बार बार कहा है कि ये प्रोविजंस ट्राइबल आइडेंटिटी और कल्चर की रक्षा के लिए हैं। आप सोचिए, अगर 6th शेड्यूल न होता और TR1 BILS को अपने हिसाब से कानून बनाने का अधिकार न मिलता, तो क्या उनकी संस्कृति आज भी इतनी मजबूत बच पाती? यूनियन टेरिटोरीज हमें याद दिलाते हैं कि भारत की डाइवर्सिटी सिर्फ स्टेट्स तक सीमित नहीं है। और स्केड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज दिखाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हर समुदाय की पहचान और संस्कृति को बचाने की कोशिश की है। अगले पार्ट में हम समझेंगे पार्ट 9 पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रासरूट डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।